स्टूडेंट्स, बहुत इम्पोर्टेंट टॉक करनी है। हम जिनको स्क्रॉल कर कर के देखते हैं वो तो वहीं की वहीं रहेंगे। उनके पीछे हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं जबकि हमें पता हम नहीं बन सकते। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है, हम कॉपी करते हैं उन लोगों की जो यहाँ पे है और हम यहाँ पे हैं, और ये ड्रीम भी नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड कॉपी फ्रॉम द टीवी, दैट इज़ विजुअल नॉट रियल। जो दिखता है वो होता नहीं है स्पेशली। सो लेट्स स्टार्ट इज आवर टॉपिक। चैप्टर हमारा डेरिवेटिव एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ज़रा ध्यान से सुनना। यू नो स्टोरेज भर गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। सबसे पहले हमें डिफ़िकल्ट मीनिंग वर्ड्स के बारे में समझ आना चाहिए। आज का जो मेरा दिन था बहुत ही ज़्यादा ठीक ठीक था, बिकॉज समथिंग नेगेटिव और ओवर रिएक्शन, ओवर थिंकिंग फील हुआ, बट कंट्रोल किया। टॉक की, सेल्फ टॉक, और गंदे गंदे थॉट्स आ रहे थे बट कंट्रोल कर लिया, भगवान जी से बात कर ली और ओवर थिंकिंग कंट्रोल की, मेडिटेशन की। नाउ कम बैक टू अवर टॉपिक, डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है, इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव बहुत ही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं whose वैल्यू कम्स फ्रॉम समथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड द अंडरलाइंग एसेट्स। मीन्स दैट कि डेरिवेटिव का मतलब होता है कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना, कुछ इंस्टॉलमेंट्स करना जिनकी जो वैल्यू है वो हमें अंडरलाइंग एसेट से पता चले। मतलब एसेट्स की बात मैं करूँ, स्टॉक्स हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, या फिर कोई मुझे लगता है हमारे कुछ इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हो गए। कमोडिटीज़ में मेंशन करूँगी गुड्स और समथिंग, ऑयल और वीट आप मेंशन कर सकते हो। और इसमें लिख रखा है डेरिवेटिव्स की खुद की वैल्यू कभी नहीं होती। इन एसेट को यूज़ करके जो या सेल करके कुछ वैल्यू आती है उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। इंस्ट्रूमेंट की खुद की वैल्यू नहीं होती, दे डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द एसेट दे आर लिंक्ड टू। मतलब वही बात आ गई कि जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं, बिकॉज ऑफ अंडरलिंग एसेट्स, एसेट मेंशन की गई, अंडरले बताई गई हैं, वही एसेट लेनी है, स्टॉक और कमोडिटी लेनी है, इसके अलावा और कोई नहीं लेनी है, बस ये लेनी है। उसके बाद मेन इनका जो रोल होता है, इंपॉर्टेंस ले लो, पर्पस ले लो, नीड ले लो, दैट इज़ टू मैनेज द रिस्क। इतना रिस्क आएगा, उसको मैनेज कैसे करना है। मेरे को इसको पढ़ के ये चीज़ आ रही थी कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आ रही पर मुझे मैनेज नहीं करना आता। मेरे मामू आते हैं, मुझे बता के जाते हैं कि मैनेज करना सीखो, मैनेज करना सीखो, पर वो वर्ड तो पता है पर उसका पीछे का मीनिंग नहीं पता। इन द सेंस इज दैट मैनेज करना आना चाहिए। सोचती हूँ टीचर अगर मैं पढ़ाने लगी हूँ, मैनेजमेंट को पढ़ाऊँ ताकि पढ़ के समझ में आए, बट जब तक प्रैक्टिकली नहीं उसको अप्लाई करेंगे तब तक होगा नहीं। तो कम बैक टू टॉपिक इज मैनेज द रिस्क। हैजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट द रिस्क, मैनेज द रिस्क। रिस्क किस तरह से आ सकते हैं, कई तरह बिजनेसेस में इंडिविजुअल्स को रिस्क आ सकते हैं, बिजनेसमैन को रिस्क आ सकते हैं। एक प्रोटेक्शन का काम करता है ये जो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि हम कुछ ऐसे प्राइस को लॉक इन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड तक। इसमें ये होता है लॉक इन प्राइस, मतलब फिक्स प्राइस पे हम कुछ भी परचेज कर लें या वो कर लें, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, स्पेशली फॉर रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हु प्रेफर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। लाइन को फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, इस पॉइंट का मतलब ये है, this minimize impact of price changes on the profitability and cash flow, especially for risk averse investors who prefer the safety and the, मतलब मेरे जैसे, मैं नहीं चाहती मेरे को रिस्क बारी बारी आए। रिस्क का मतलब होता है बिजनेस में लॉस हो जाना, मेरे पास अमाउंट ना होना, अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम ना होना, प्रोडक्ट ना होना वैसे मेरे को डील करने के लिए। तो किसी भी तरह का रिस्क आ सकता, उसको मैनेज करना सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स का काम होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करके कोशिश करते हैं रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स बने, उनकी हेल्प लें, क्योंकि हम तो रिस्क अवर्स होते हैं ना। सो दीज मिनिमाइज impact of price changes on the profitability and cash flow, especially for risk averse investors who prefer safety and stability। मैं हूँ एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स, मैं चाहती हूँ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे, कैश फ्लो भी वैसे मेंटेन रहे। सो मीन्स डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ में हो गया,
एग्रीकल्चर में हो गया, कमोडिटीज़ में हो गया और फाइनेंशियल मार्केट्स में हो गया। ये कुछ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक्स बताए गए हैं। इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट हो गया हमारा, इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं, बिजनेस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब कुछ डेरिवेटिव पे चलता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है रिलायंस। मैंने भी ये इंटरनेट से उठाई एग्जांपल, मुझे खुद को नहीं पता। एक कंपनी है जिसके पास टोटल 500 शेयर्स हैं, जिसके अंदर पर शेयर जो है वो 2500 है। ठीक है, इन्वेस्टर क्या है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, आई वॉन्टेड टू परचेज द शेयर फ्रॉम द मार्केट। मैं चाहती हूँ कि मुझे पता है प्राइस गिरने वाले हैं, मैं पहले ही शेयर लेके रख लिया, लॉक इन करके रख लिया। आने वाले टाइम में प्राइस गिर जाएंगे तो मेरे पास जितने में अमाउंट मैंने खरीद लिया इट्स ओके। 2400 में डील होगी, 2400 में मैंने खरीद ली। उसके बाद क्या हुआ, 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ के अंदर अंदर 2400 का एक शेयर मैंने खरीद लिया। एक शेयर का प्राइस स्ट्राइक इन प्राइस, मतलब उस प्राइस में 2 मंथ के अंदर वो मिल रहे थे। ठीक है, वो एक्सपायरी भी बोल सकते हैं, 2 मंथ एक्सपायरी। ठीक है, सबसे पहले मैं ये देखूंगी फॉर एग्जांपल अगर प्राइस गिरते हैं, मार्केट ड्रॉप करती है, तो वो 2200 पे गिर रहे हैं, तो मैं लूँ या ना लूँ? तो मैं क्या करूँगी, नहीं लूँगी। क्यों मैं लॉस में लूँ? 2500 का तो टोटल मार्केट का शेयर एक शेयर है, 2400 का स्ट्राइकिंग प्राइस है, तो मैंने पुट इन ऑप्शन उठाया, मैंने उसको खरीदा। पर अब 2200 के मिल रहे हैं तो मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि उसमें मेरा लॉस है। मैं 300 का लॉस नहीं चाहूँगी एज कम्पेयर टू 2500। वो 2500 का था, मैंने 2400 में ले लिया, और अब इतना लॉस नहीं जाऊँगा कि मैं बिल्कुल ही नीचे हूँ। तो सेकंड टाइम अगर बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़ जाते हैं, लाइक 2700 बढ़ जाते हैं, तो मैं तब भी नहीं लूँगी, क्योंकि मैं 300 की वजह से ये नहीं चाहूँगी मैं फिर अपना वही लॉस रिपीट करूँ। कम में लेती हूँ तब भी लॉस में जाती हूँ, अगर ज़्यादा में लेती हूँ तब भी। ये इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसका माइंडसेट होता है। अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है कि उसने कब रिस्क को मैनेज करना है, उसने खुद नहीं देखा। ठीक है, अब आ रही है बात इस पॉइंट में, जो 2700 वाला पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि मैंने उससे प्रॉफिट भी अर्न कर लिया, जनरेट कर लिया, जो कि मार्केट में मुझे मिला था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनकी वैल्यू किसी और एसेट पे बेस्ड होती है, जो मैंने बता दिया अभी, दैट इज़ द स्टॉक्स हो गया। स्टॉक्स फॉर एग्जांपल शेयर की बात होगी। ठीक है, गोल्ड वगैरह, गोल्ड के प्राइस भी कई बार बढ़ते रहते हैं, कई लोग पहले खरीद लेते हैं, फिर बाद में जब गिर जाती हैं वो चीज़ें बनवा लेते हैं। इस तरह की कुछ एग्जांपल रिलेट कर करके हो सकती है। ऑयल के भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम हाउस होल्ड मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम भी चाहते हैं महंगाई बढ़ेगी तो पहले तेल ले ले, घर का राशन ले ले। दैट इज सेकेंड इज अंडरलिंग एसेट। अंडरलिंग एसेट मतलब होती है एक्चुअल एसेट, लाइक शेयर, कमोडिटीज फ्रॉम विच डेरिवेटिव्स गेट वैल्यू। वो एसेट जिन पे कोई शेयर्स, कोई गुड्स क्या करती हैं, वैल्यू दी जाती है, जिनके प्राइस पता होते हैं। दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव, मतलब एक्चुअल एसेट। हेजिंग, हेजिंग मैंने बोला था प्रोटेक्शन हो गया, एक वे टू कवर द रिस्क अगेंस्ट द फाइनेंशियल। someone who prefer to risk investment more security, this is called risk hedging, sorry, अभी hedging का मतलब क्या था, गलत बता दिया मैंने। a way to reduce or protect against the risk, financial risk, especially financial risk mention किया हुआ उसमें। risk averse investors, some who prefer low risk investment, more security and stability। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ, ability to earn a profit return from an investment or business। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है कि कितनी मेरे अंदर पावर है कि मैं रिस्क को मैनेज करते करते प्रॉफिट और मतलब जनरेट कर लूँ रिटर्न के अंदर, और ये रिटर्न ले लूँ जो हमारे शेयर्स हो रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की ऊपर रिटर्न आ जाए। अच्छे इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न आती है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस होता है। कैश फ्लो मेंटेन रहे, वैसी मूवमेंट होती रहे, मैंने कि इनफ्लो आउटफ्लो पोर्टफोलियो मेरा वैसे मेंटेन रहे। फ्लक्चुएशन को इसमें मेरी हेजिंग करता ही है डेरिवेटिव। अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस होती रहती है, मैनेजिंग होती रहती है। ठीक है, पुट ऑप्शन मैंने करी थी, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मैंने ना देना स्ट्राइक प्राइस पे उसको खरीद लिया। पुट ऑप्शन और स्ट्राइक प्राइस में दोनों डिफरेंस है। पुट ऑप्शन अ डेरिवेटिव दैट गिव्स अ राइट टू सेल एन एसेट एट द सर्टेन प्राइस। एक राइट होता है कि मैं कुछ प्राइस से उसको खरीद लूँ। स्ट्राइक का मतलब होता है कि हाँ, पुट ऑप्शन मतलब होता है डेरिवेटिव दैट गिव राइट टू सेल एन एसेट, उसको बेच देना, सोल्ड कर देना, पुट ऑप्शन का मतलब होता है। बट जो स्ट्राइक प्राइस होता है दैट इज द एग्रीड प्राइस एट विच द अंडरलाइंग एसेट कैन बी बॉट एंड सोल्ड।
वो एक प्राइस होता है, बट जो ऊपर वाला वो एक डेरिवेटिव होता है जो कि एक्चुअल एसेट की फॉर्म में होता है, जो एक राइट होता है टू सेल एन एसेट एट अ सर्टेन प्राइस, उसको सोल्ड करना। बट जो हमारा ये प्राइस है, हमारा जो क्या पॉइंट स्ट्राइक प्राइस है, दैट इज़ कॉल्ड द एग्रीड प्राइस। तो मैं एक लास्ट में बोलना चाहूँगी, मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स पहले आते थे जब मैं 10th के बाद थी, मैंने बहुत थॉट आए नेगेटिव, ओवर थिंकिंग, रॉन्ग थॉट्स आए, मैंने कंट्रोल किया, काश मैं वीडियोस बनाती शायद मेरी लाइफ इम्प्रूव हो जाती। पर मुझे लगता है हम मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें एक वे दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, हमने किस और जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हमें मिलते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ और थैंक यू करती हूँ। पर मैं थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा मोड मेरी ज़िंदगी में आया था, अब भी है, जिससे मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड होती हूँ और बहुत ही ज़्यादा गंदा और लो फील करती हूँ। दैट्स व्हाई मैं माइंड को कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँ कि मैं कहीं ना कहीं तो स्टेबल हो जाऊँ, नहीं तो ऐसे भटकती रहूँगी और बुरे कर्म मेरे सामने आते रहेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक करना।